ओके, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि जनरली ए बुक इज ए सॉलिड फिगर हुज नेम इज, मतलब जो आप बुक पढ़ते हो वो किस शेप में होता है? क्यूबॉइड में होता है, यानी वो कौन सा होगा? क्यूब होगा, मतलब एक तरह से क्यूब में होगा। यहाँ पर ऑप्शन में हाँ, ऑप्शन में बी और सी दोनों दिया है, बी और डी दोनों में क्यूब दिया हुआ है, एक इसमें क्यूबॉइड होगा। ठीक है ना, डी ऑप्शन जो होगा वो, हाँ, तो ये क्यूबॉइड होगा, जो घनाभ होगा यही सही उत्तर होगा। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो बुक होता है आपका वो कुछ इस तरह का होता है ना शेप, तो इस तरह का शेप होता है, तो इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है ना, क्यूबॉइड बोलते हैं इसको, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर जो क्यूबॉइड होता है ये एक तरह से वर्ग होता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर का ये 3D वर्जन होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर का 3D वर्जन होता है। और इसमें 6 आयताकार फलक फलक होते हैं। देखिए, 6 आयताकार फलक होते हैं ना, एक, इधर दो, इधर तीन, इधर चार, पांच, छह। जैसे लूडो की गोटी होती है, उसमें कितने फेसेस होते हैं? 6। तो 6 फेसेस होते हैं, तो इसमें भी क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं और 12 किनारे होते हैं। जो मैंने अभी सुबह में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है। इसका स्क्वायर रूट आपको पता करना है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तभी आप कर पाओगे। यहां देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1। तो ये केवल और केवल एक ही एक ऐसा, अभी सुनाई दे रहा है? ओके, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो क्वेश्चन में आपका जो नंबर दिया हुआ है, वो एक एक स्पेसिफिक एक पैटर्न है। देखिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 तक गया है, फिर यहां से ये रिवर्स हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? ये रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये केवल और केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसके साथ संभव है, वो है, आप हमेशा देखेंगे कि इसके लिए वन, इसके लिए वन, इसके लिए वन, इसके लिए भी वन, और इसके लिए भी वन, और इसके लिए भी वन, यानी यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ठीक है, इतने वन लिखेंगे, यानी 7 1 लिखेंगे, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसका स्क्वायर रूट होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये इसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहां पर कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इसी तरह से आप बताइए कि इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ये किसका स्क्वायर रूट है? 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा बताइए? कितने बार 1 होगा बताइए? 5 टाइम्स 1 होगा, क्योंकि यहां देखिए, 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 1, और यहां से ये रिवर्स हो गया है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहां पर कितना 1 होगा? 1 2 3 4 5। हाँ रेहान, बोलो, क्या क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 16 ही दिखा रहा है, तो तुम्हारा नेट अभी डिस्टर्ब होगा। नेट सही करो, ऐसा जगह जाओ जहां पर नेट स्टेबल हो। 17 दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 दिखा रहा है। अनीश, तुमको दिखा रहा है? अदिति, अमीषा,
हाँ वेरी गुड। रेहान अपना नेट सही करो। अभी नहीं है, आर्यन है क्या ये? ओके चलिए। हम ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अभी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब ये बताइए, ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है क्वेश्चन। ये आप बताइए, एक फार्मूला आप लोगों को बताया था मैंने। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को याद होगा। एक फार्मूला बताया था कि नहीं, p² - 2। ये वाला बताया था ना आप लोगों को मैंने। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा यही 34 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि p² = 34। अब इधर ये माइनस वाला इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और ये वाला जो स्क्वायर है, ये यहाँ आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगा। क्योंकि 6 6 क्या होता है? 36। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, समझ में आ गया ये? 17 क्या हो रहा है? तो फिर से ज्वाइन कर लो क्लास, दोबारा से ज्वाइन कर लो। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे हम लोग चलते हैं इसमें। 18 वाला मैं दोबारा बता देता हूँ फिर से। दोबारा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूं। जब भी स्क्वायर में दिया हो तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला फॉर्मूला जो भी होता है, मतलब ये एक आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं स्क्वायर में मुझे ऐसा दिखता है इस तरह से, जैसे आप आदमी की पहचान करते हो ना कि ये आदमी है, ये है, ये साजिद सर है, ये अभिषेक सर है, तो ऐसे ही जब इसको आप देखोगे तो तुरंत आपको याद आना चाहिए p² - 2। ये वाली चीज याद आनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप देखते हो साजिद सर को तो आप क्या इमेजिन करते हो कि सर साजिद सर हिंदी पढ़ाते हैं। तो वैसे ही इसको देखा करो तो ये वाला याद किया करो कि सर ये वाला बताए थे। और ये इसके बराबर रख दो 34। तो p² कितना हो जाएगा? 34। और ये इधर जाएगा तो -2, ये +2 हो जाएगा। -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 36। रूट में 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में 36 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि x+1/x की जो वैल्यू है, x+1/x की जो वैल्यू है, ये कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया हुआ है 256 टू द पावर 0.16। और यहां पर दिया हुआ है 16 टू द पावर 0.18। तो कहीं कहीं आपको फील आ रहा होगा सर, ये तो इसका स्क्वायर है। सर 16 का तो स्क्वायर है ये 256। अगर हम यहां पर देखें अच्छे तरीके से तो ये 16 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि सर 16 टू द पावर 2 इंटू 0.16 और फिर इनटू 16 टू द पावर 0.18। यहां पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। बिल्कुल यही यही कॉन्सेप्ट इस यहां पर यूज होगा। अब हम कह सकते हैं कि सर इसको आप अगर कहेंगे तो यहां पर जो चीज फॉलो होगी, यहां पर हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो 16 बोला है ना, तो 16 को भी हम तोड़ेंगे, अब एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू पे लेके आएंगे। तो टू टू जो है ये कितने का पावर है? 2 का पावर 8 है ना। इसके पावर में हम लिखेंगे, इसके पावर में हम लिखेंगे, इसके पावर में हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमको 2 के पावर में ही सबको, इन दोनों को लिखना है। तो हम यहाँ पर नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि हमें सबसे सिंपलेस्ट नंबर पे लिखना होता है। तो यहाँ पर 0.16 और इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 16 टू द पावर 4 टू द पावर 0.18। यहाँ पर मैंने, देखिएगा यहाँ पर मैंने 0.16 क्यों लिखा और यहाँ पर 2 के पावर 8 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ 256 था, इसके हिसाब से ये
16 का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर अगर 2 टू द पावर 4 है, अगर 16 जो है वो 2 टू द पावर 4 है, तो 16 का 2 बार करेंगे तो 6 2 टू द पावर 4, फिर 2 टू द पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो अब यहां पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 16 8 जा होता है 126, तो 1.26 हो जाएगा। और इंटू 2 टू द पावर 4 है, तो इसका मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो 18 4 जा कितना होता है 72, तो 0.72 हो गया। तो अब बस यहीं पर हम लोग क्लियर कर लेंगे, 2 टू द पावर 1.26 प्लस 0.72, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 यानी 4। आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसको अब ऐड करोगे। हाँ बोलो, पूछो क्या डाउट है। हाँ देखो, यहां पर 2 के पावर 8 है, उसके होल पावर में 0.16 है। यहां पर 256 को मैंने 2 के फॉर्म में तोड़ा है, क्योंकि अब 2 एक प्राइम नंबर है ना, इसीलिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में हम तोड़ देते हैं, क्योंकि इसके बाद से हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम 2 के पावर 8 लिखे हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 जो है वो 16 होता है, और 256 ऑलरेडी 16 का भी स्क्वायर है, तो इसीलिए यहां पर 2 के पावर 4 है, और यहां पर 256 की जगह पे 2 के पावर 8 दिया हुआ है। और जो आप लोग सभी लोग जानते हो कि मैंने बताया था, अगर a टू द पावर m टू द पावर n होता है, तो ये बन जाता है a टू द पावर m इंटू n, होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो अब समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन 4। कैसे आया ये समझ में आ गया आपको? चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पीछे अभी नहीं होगा। हाँ, तो ये वो कर लेना, फिर जब रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा तो वहां से देख लेना है। देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, 20, एक धनराशि 30 वर्षों में इतना रुपया और 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या कह रहा है तुमसे, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब तुम समझ लो कि तुम्हारे पास एक पैसा है। हाँ, अब तुम्हारे पास एक पैसा है जो 3 साल में 2400 रुपया हो जा रहा है, और 4 साल में 2520 रुपया हो जा रहा है। तो अब तुमको बताना है कि इन दोनों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो ब्याज ब्याज परसेंट है, वो कितना लग रहा है दोनों में। आगे बात समझ में? तो इसमें अमाउंट एक ही है, समझ रहे हो ना, एक ही अमाउंट है, जो 3 साल में 2400 रुपया हो रहा है, लेकिन 4 साल में ये 2520 हो जा रहा है। तो मैं यहां सिंपली लिख दूंगा, 3 साल में सर 2400 कह रहा है, ये प्रश्न हमसे कह रहा है कि तुम्हारा जो पैसा है वो 3 साल में 2400 रुपया हो जा रहा है, और 4 साल में कितना हो जा रहा है, 2520 रुपीज। तो हम कह सकते हैं कि सर ये 3 साल और 4 साल के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 साल का है। तो हमको पता चल जाएगा कि सर 1 साल में हम कितना ब्याज दिए होंगे। तो आप कहोगे सर टू टू 2520 में से 2400 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा सर। तो बस, अब 120 आ जाएगा, तो यानी हमने 1 साल के लिए कितना रुपया इंटरेस्ट दिया है, 120 रुपया इंटरेस्ट दिया है सर। 120 रुपया जब इंटरेस्ट दिया है, तो हम कह सकते हैं कि सर 2400 1 साल के लिए दिया है, तो 3 साल के लिए हमने कितना टोटल पेमेंट किया था, 2400। इसको हम बेस में रख के मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा परसेंट आ जाएगा। इससे ये उड़ा दो, और 24 पचे होता है 120, तो 5% आपका यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यानी हमने कितना परसेंट पे वो लिया है, धनराशि लिया है, 5% पर एनम पे, मतलब हर साल हमें कितना रुपया पेमेंट देना पड़ा है इंटरेस्ट के रूप में, 5%। अब यहाँ पर
आप यहां बताइए कि 2400 का 5% कितना होगा? जल्दी बताइए। 2400 का 5% कितना होगा? 12 होगा। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? 12 से कितना होगा? 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना होता है? 1/10 होगा कि 1/20 होगा जी? 1/20 ना। अब इसको काट दो, जीरो से जीरो काटो, टू से ये काट दो, टू वन जा टू, टू 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 जा फोर, जीरो, यानी 120 रुपया होगा 5%। आगे बात समझ में? 1200 नहीं होगा, 120 रुपया होगा। 50% जो होगा वो 1200 रुपया होगा। आगे बात समझ में? हाँ चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, यदि x प्लस 1/x = 5, देन 2x/3x² माइनस 5x+3 का मान बताइए। यह आप में किसी ने सॉल्व किया है? नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? चलिए ये मैं कल आपको क्लास में पूछूंगा। HW है आपका ये, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, अभी हम लोग चलते हैं कहां पे? इस पे साइंस पे, ठीक है, साइंस पे चलते हैं। ठीक है, साइंस वाले पे चलते हैं। ओके, अब ये साइंस वाले पे हम लोग आ गए। पहला क्वेश्चन आपके साइंस का, बताइए, मानव कान कितनी आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? आप सभी को पता है कि बिल्कुल, आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक सामान्य मानव का कान जो है 20 हर्ट्ज की आवृत्ति की आवाज सुन सकता है, ठीक है। अभी म्यूट कर दीजिए, जो जो लोग हैं म्यूट कर दीजिए अभी। अब एक मानव जो है 20 से और 20,000 हर्ट्ज के बीच में आवृत्तियों की आवाज को सुन सकता है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो जिसको नापा जाता है, उसका जो स्केल होता है वो होता है हर्ट्ज। ये हर्ट्ज होता है। जब लोग 250 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति के संपर्क में होते हैं तो उन्हें हमेशा पता नहीं चलता है। यानी अगर 250 के नीचे अगर आवाज होती है किसी भी चीज की, तो उनको सुना ही नहीं देता है। जैसे कि फुसफुसाहट की आवाज आपको सुनाई नहीं देती है, मतलब समझ में नहीं आता है। सुनाई तो देगी थोड़ी बहुत, आपको समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। और पिच को, जो पिच होती है आपकी, जो वॉइस की पिच होती है, मतलब आप लो पिच पे कभी बोलते हो, कभी हाई पिच पे बोलते हो। यानी जो अब आप स्पीच देते हो तो हाई पिच पे बोलते हो, पोएम सुनाते हो तो लो पिच पे, मीडियम पिच पे सुनाते हो। तो वो क्या होता है कि इसमें पिच को जो मापा जाता है उसको हर्ट्ज में नापा जाता है। और इसकी जो प्रबलता होती है, मतलब कितना तेज आप बोल रहे हो, कितना तेज बोल रहे हो, उसको हमेशा डेसिबल में नापा जाता है। डीबी उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। और मनुष्य जो सामान्यतः 0 डेसिबल में से सुन सकता है, मतलब 0 डेसिबल से सुनना स्टार्ट हो जाता है उसका, ठीक है। और लेकिन लंबे समय तक 85 डेसिबल से अधिक समय पर सुनना खतरनाक होता है। यानी 85 डेसिबल से अधिक अगर आप सुनने लगे, जैसे कि आप ईयरफोन में गाना बजा के सुनते हो, तो आप लोग उसको चेक करिएगा, वो हमेशा 85 डेसिबल से अधिक होता है। तो जब भी आप 85 डेसिबल से ऊपर की पिच को सुनते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके जो कान के अंदर जो श्रवण, मतलब जैसे कि सुनने की जो वो है, हाँ, वो आप ईयर ड्रम जो है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। जो एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इस तीनों टर्म को हमेशा लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा।
क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है, इट्स रिफर टू द एक्सटेंट टू विच द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम आर डिप्लेस्ड थ्रू विच द साउंड वेव पास। ठीक है ना। और जो वेवलेंथ होती है, ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है बिटवीन टू सिमिलर, मतलब वेवलेंथ जो है, हमारा जो ध्वनि है वो इस तरह चलता है। ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ। ठीक है ना। वेवलेंथ, यस बोलो। अब मेरी बात सुनना। जो ध्वनि है उसको नापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी साउंड होती है उसकी पिच होती है, समझ रहे हो ना। पिच को जो नापा जाता है वो हर्ट्ज में नापा जाता है। लेकिन जो हमारी जो प्रबलता है, मतलब कितना तेज बोल रहे हो आप, तेज तेज तीव्रता को जो नापा जाता है उसको नापा जाता है डेसिबल में। जैसे कि आप कभी कभी देखते हो आईपीएल में एक आता है शोर मीटर, उसमें दिखाता है कि 180 डेसिबल, 150 डेसिबल। तो उसमें उस शोर की अ, तीव्रता नापी जाती है, मतलब उसमें कितना तेज शोर हो रहा है इसको नापा जाता है उसमें। ये तीन चीज हमेशा इसमें याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्पलीट्यूड का कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ का कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दे दिया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यस, आप बोलो। जैसे बहुत अधिक अगर बोलोगे तो तुम 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक तो सुन सकते हो। ठीक है ना। ये एक, हाँ एक, ये समझ लो कि जो सुनने की क्षमता होती है एक मनुष्य के अंदर, ये उतनी होती है। और कुत्तों में और बिल्लियों में ये ज्यादा होती है, वो ज्यादा अल्ट्रासोनिक साउंड भी को सुन सकते हैं वो लोग, मतलब 20 डेसिबल से कम ध्वनि के आवाज को भी वो सुन लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि चमगादड़ भी रात में चलता है, वो तो अल्ट्रासोनिक वेव लेंथ का यूज करता है वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है ना। और अगर अब बात करें कि मनुष्य कितने डेसिबल तक आवाज उत्पन्न कर सकता है, तो लगभग आप मान के चलिए कि इसी रेंज में, जो 220 से 2000 हर्ट्ज तक के रेंज में वो आवाज को निकाल सकता है। क्योंकि वो गले की वोकल्स को भी ध्यान रखना है ना। मान लो खूब तेज चिल्ला दिए तो गले बैठ जाएगा, फिर उसके बाद से लगोगे 10 दिन अपना बोल ही नहीं पाओगे, तुम गले से आवाजें नहीं निकलेगा सीधे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है आपके हाथ में कोहनी की जो बात कह रही है कि मनुष्य की कोहनी केवल आगे और पीछे गति कर सकता है। आप अपने कोहनी को देखिए और हमेशा देखिए कि आप दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं, आगे और पीछे कर सकते हैं हमेशा। क्योंकि इसमें कौन सा जॉइंट होता है, सभी लोग बताइए अगर किसी को पता है तो। कौन सा जॉइंट होता है आपके एल्बो में? ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट होता है, सैडल जॉइंट होता है, या पिवट जॉइंट होता है, बताइए कौन सा जॉइंट होता है? किसी को नहीं पता है? बट गधा, पिवट जॉइंट कहां से होगा जी? हाँ, यस। हाँ समृद्धि बोलो, कौन सा जॉइंट होता है बताओ। देखो, यहां पर जो भी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप लोग को पता होगा। वेरी गुड, हिंज जॉइंट होगा। हिंज जॉइंट ही होगा, क्योंकि आप देखो आपके कहां कहां किस किस जगह पे हिंज जॉइंट होता है।
हिंज जॉइंट इज कॉमनली रिफर्ड टू एज द नी। आप नी को भी देखिए, एल्बो और नी, घुटना और आपका जो एल्बो है, कोहनी, ये दोनों सेम है। आप क्या घुटने को दाएं बाएं मूव करा सकते हो? नहीं होगा, ठीक है ना। यानी हिंज जॉइंट is a joint in the human body that serves motion in one plane। मतलब केवल ये मतलब एक ही दिशा में आगे पीछे हो सकता है, ये दो दिशा में आगे पीछे नहीं होगा। यानी आपका ये जो है आगे और पीछे ही गति करेगा, न कि दाएं बाएं गति करेगा, ठीक है ना। मतलब दाएं बाएं नहीं वो हिल सकता आपका। इसमें जो साइनोवियल जॉइंट होता है, जिसको आप कहते हो कि साइनोवियल, इसको साइनोवियल जॉइंट भी बोलते हैं, जिसमें एंकल आता है, एल्बो और नी आता है, फिंगर जॉइंट आता है। फिंगर भी आप देखो, आप अंगुलियों को देखो, क्या आप उसको दाएं और बाएं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, केवल और केवल आगे और पीछे होता है। तो जो आपका पैर का जो तालू है, मतलब जो आपका पैर का पंजा है, वो उसको आप देखो, उसमें भी आप आगे और पीछे ही कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे जो है इसमें जितने भी जॉइंट होते हैं, ये सारे हिंज जॉइंट के ही एग्जाम्पल हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि क्या कौन कौन सा कहां कहां कौन कौन सा जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कौन कौन सा जॉइंट कहां कहां पर है, ये इस फिगर में मैंने मेंशन कर दिया है। और आगे से इस चीज को याद रखिएगा आप, इस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए, अब आप अब आप ये बताइए कि स्पष्ट दूरी से न्यूनतम दूरी है, मतलब आप अपने आंखों से कितने सेंटीमीटर दूरी तक देख सकते हो? वेरी गुड, 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ही नजदीक की वस्तुओं आपकी धुंधली दिखाई देने लगेगी। मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा नजदीक लेके आओगे ना, और तो धुंधली दिखाई देगी, और 25 सेंटीमीटर से दूर लेके जाओगे तो भी धीरे धीरे करके धुंधली हो जाएगी। जितना दूर ले जाओगे उतना धुंधली हो जाएगी, वो थोड़ी थोड़ी हल्की धुंधली हो जाएगी। यहां पर क्या होता है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, आपकी आंखों की जो बनावट है, ये is the ability of the eye to observe distinctly the object situated at widely different distance from the eye on account of the change is focal length। क्योंकि आपकी आंखों की जो फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो आंखों की, अच्छा ये बताइए, आंखों के में कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, या कॉन्वेक्स लेंस होता है? कॉनकेव होता है। कॉनकेव कौन सा होता है पता है? कॉनकेव ये होता है, और कॉन्वेक्स ये होता है। तो आंख तुम्हारी ये धंसी हुई रहती है अंदर, आंख का जो पुतली है वो धंसा हुआ होता है, गिरगिट के जैसा होता है क्या? ऐसा नहीं ना है। देखो कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि कभी भी ये क्या करता है, कॉन्वेक्स जो है, ये हर एक प्रकाश के किरण को क्या कर देता है, एक जगह केंद्रित कर देता है ये। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फैला देता है। ये क्या करता है, ये टॉर्च वॉर्च में लगा रहता है, ये टॉर्च, ये इसमें लगा रहता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आईज में, हमारा जो आई है वो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो मैक्सिमम पावर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और इसको नापते किस में है? डायोप्टर से। इसका जो वो है, मतलब इसका जो स्केल है, उसको बोलते हैं डायोप्टर, ठीक है ना। हाँ डायोप्टर, यस रेयान। फोकल मतलब फोकस दूरी, आपके आपके आंखों की फोकस दूरी कितनी है, मतलब 25 सेंटीमीटर है या उससे कम है, तभी उस फोकस दूरी से ही पता लगाया जाता है कि आपको कितने नंबर का चश्मा लगेगा। समझ रहे हो ना? हाँ ये, हाँ हर इंसान की फोकल लेंथ अलग अलग होगी। आगे बात समझ में। लेकिन जो ये 25 सेंटीमीटर है, ये न्यूनतम दूरी होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड
स्केल है कि एक स्वस्थ मनुष्य की आंख जो है वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी के वस्तुओं को आराम से देख सकता है। ठीक है, ये चीज है। हाँ हाँ, यस। देखो उसके पास जो ये होता है, मतलब स्केल होता है, उसको एक मशीन से नापा जाता है, ठीक है ना। जैसे मशीन के सामने तुम्हारे दोनों आंखों को वो कर देंगे, मतलब कह देंगे कि इस मशीन में देखिए आप, ठीक है ना। और लेंस जो है, जो लेंस है आपके आंखों में, उसमें एक रोशनी डाली जाती है, रोशनी एक डाली जाती है, एक लाइट की रेज डाली जाती है, और जिससे वो आपके रेटिना पे कितने देरी में लेंस से ये क्रॉस करके कितने देरी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये चीज जो नापी जाती है वो डायोप्टर में नापी जाती है। मतलब वो चीज जो है डायोप्टर में नाप ली जाती है। जैसे कि टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को सेल्सियस या फॉरेनहाइट में नाप दिया जाता है ना, थर्मामीटर के द्वारा। वैसे ही आपके आंखों की क्षमता को, मतलब आंखों की आपकी क्षमता जो है उसको नाप दिया जाता है डायोप्टर से। वो स्केल है एक तरह से, आप समझ लीजिए एक तरह से स्केल है उसको नापने का। ठीक है ना। हाँ, डायोप्टर स्केल है वो। ठीक है, देखिएगा। यस। हाँ। हम्म। हम्म। तो देखो, वो तो जैसे वो देखो, जब आंख पे रोशनी लगाया जाता है, मारा जाता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, क्योंकि एक ही बार में उतनी सारी रोशनी जो है तुम्हारी आंखें वो नहीं कर पाती है, मतलब अब्जॉर्ब नहीं कर, मतलब वो सहन नहीं कर पाती हैं, सहन नहीं कर पाएंगी, जिसके वजह से वो अ, एक होता है ना कि आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जो अनयूजुअल होते हैं, मतलब वो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, जैसे एक छींक है या फिर हिचकी आ गई, तो वो ऑटोमेटिक ऐस यही अनयूजुअल एक्टिविटी आपका इसमें है कि हाथ तवे तवे पे गरम अंगुली रख दोगे तो वो तुरंत हटा लोगे। समझ रहे हो ना। वो तुम्हारे वो तुम्हारे सेरिब्रम से, हाँ, वो तुम्हारे सेरिब्रम से वो मैसेज आ जाता है कि भाई गर्म है, या फिर एक ही साथ इतनी रोशनी तुम्हारी आंख पे पड़ गई, तुम तुरंत आंख की पलकें बंद करो। तो ये सारी चीजें उससे कंट्रोल होती हैं। हाँ हाँ, वो तुम्हारे आंखों में एक तरह से रेज होता है उसमें, ठीक है ना, जिससे वो तुम्हारे आंखों में को हार्म नहीं करती है ज्यादा। इसमें क्या होता है कि इमेज जब रेटिना पे नहीं बनेगा ना, तो इमेज क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, एकदम धुंधला दिखेगा। ठीक है ना। और इससे इसी से क्या होता है कि मायोपिया होता है। मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। इस निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा, हाँ हाँ, दूर की चीजें नहीं दिखेगी तुमको। आएगी बात समझ में। ये निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें नहीं दिखने लगेंगी तुमको, ये चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पास की चीजें यानी 25 सेंटीमीटर से नजदीक वाली चीजें तुमको नहीं दिखेंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, बताइए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, डिफॉरेस्टेशन, ये आपका राइट आंसर है। डिफॉरेस्टेशन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर आप देखिएगा कि चिपको आंदोलन मूल रूप से वनों की कटाई के खिलाफ ही था, और ये एक अहिंसक था। इसमें क्या करते थे लोग जानते हो, यहाँ पर उत्तराखंड में ही सुंदरलाल बहुगुणा जी थे इसके आंदोलन के सबसे मेन लीडर थे। इसमें क्या करते थे कि वनों की कटाई हो रही थी, तो लोग, वहां के जो लोकल लोग थे, जाके पेड़ से चिपक जाते थे कि भाई हम चिपके रहेंगे तो वन को काट ही नहीं पाएगा कोई, पेड़ को काट ही नहीं पाएगा। आगे बात समझ में, इसीलिए। और ये कब हुआ था, उत्तर प्रदेश, ये पहले उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, मतलब पहले उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का ही।
1973 सीरीज में कौन से जिले में हुआ था? चमोली जिले में, ठीक है ना। अब ये उत्तराखंड में है। अब ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना। यानी चिपको का मतलब क्या है? आलिंगन, मतलब आलिंगन मतलब जैसे गले मिलना, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामीणों ने पेड़ को गले लगाया और कटने से बचाया था, ठीक है ना। और इनके इनमें सबसे बड़ा वो था इस आंदोलन में 1981 में 30 डिग्री ढलान से ऊपर और 1000 एमएसएल। एमएसएल आप हमेशा देखोगे उस पे लिखा रहता है, क्या कहा जाता है, अ, हर एक स्टेशन में जहां लिखा रहता है स्टेशन का नाम, उसके नीचे देखो लिखा हो रहेगा एमएसएल, यानी मध्य समुद्री तल, मतलब समुद्री तल से उस जगह की ऊंचाई, ठीक है ना। ऊपर पेड़ों की व्यवसायिक कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब इतने ऊंचाई के बाद से ऊपर वाले पेड़ काटे नहीं जाएंगे कभी भी, ये चीज। हाँ बोलो आर्यन। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा जी, बहुगुणा। ये इनका, ये लीडर थे, इस आंदोलन के लीडर रहे, ठीक है ना, लीडर थे। हाँ इसी पे एक क्वेश्चन है, अभी मैं वो कर रहा हूं, उसी पे आऊंगा, उस पे आऊंगा भी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये बताइए, क्रोमोसोम्स वहन करते हैं जो पालक के गुणों की उनको संतान तक पहुंचाते हैं। बताइए, जेनेस नहीं, जीन्स, जीन्स। पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना, पहनने वाला जीन्स नहीं है ये। लिवाइस का जीन्स नहीं है, या किलर का जीन्स नहीं है ये, समझ लेना, ये मनुष्य का जीन्स है। ये डीएनए में होता है, समझना, डीएनए में होता है ये, ठीक है ना। जीन्स जो होता है, क्रोमोजोम्स, वो सारे डीएनए में होता है, एमआरएनए, आरएनए, डीएनए, ये आप लोग जानते होगे ना। अच्छा ये बताइए, डीएनए का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। हाँ वेरी गुड, और आरएनए का? वेरी गुड। तो राइबोसोम्स जो है आर सेलुलर स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम्स होते हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और दैट सिंथेसाइज प्रोटीन। ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं आपके शरीर में जो प्रोटीन्स होते हैं उसको सिंथेसाइज, मतलब सिंथेनाइज करते हैं, मतलब उसको उसको क्या करते हैं, मतलब एक तरह से उसको पचाते हैं, हजम करते हैं, बाई ट्रांसलेटिंग मैसेंजर एमआरएनए। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, एमआरएनए की अगर बात मैं अब समझाने लगा तो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन आरएनए और डीएनए की बात अगर समझे तो एक बस यही समझिएगा कि जो राइबोसोम होता है उसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है वहां पे। आगे बात समझ में? और ये क्या प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ही हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आपका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, ठीक है ना, ये सारे होते हैं। तो ये सारे हमारे सेलुलर फंक्शन के लिए और हमारे शरीर के अंदर, जिससे सेल का ग्रोथ अच्छे तरीके से हो, समझ रहे हो ना, तो उसके लिए राइबोसोम्स जो है वो हेल्प करता है। हाँ बोलो। यस, सेल्स के अंदर। नहीं नहीं नहीं, अरे गधा, पूरे बॉडी में सेल्स के अंदर होता है वो, सेल्स, बताया था ना। सेल्स इसे कैप्सूल्स के जैसा होता है, कैप्सूल के जैसे, कैप्सूल के जैसे ऐसे होता है। हाँ हाँ, जैसे पहले मेरी बात समझना कि पहले राइबोसोम्स की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए की बात कर रहा हूं कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन, प्रोटीन को मतलब प्रोटीन को एक तरह से प्यूरिफाई करता है, समझ रहे हो, जिससे हमारे बॉडी में अच्छे से प्रोटीन का क्या हो, मतलब प्रोटीन का पाचन हो, समझ रहे हो, ये चीज है। और
हाँ बस, और यहाँ जीन्स जो है वो क्रोमोजोम्स जो है, क्रोमोजोम्स के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब जो जब भी अगर जीन्स की बात आ जाती है तो वो हमेशा क्रोमोजोम्स के बारे में बात कर रहा होगा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना? अब ये देखो, ये हाँ बोलो। अरे उसमें तो लाखों होते हैं, करोड़ों होते हैं पागल। सेल्स जो हैं तुम्हारे तुम्हारे शरीर में, सेल्स ही मिलके तुम्हारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल ही है ना। दो बहुत सारे सेल मिलके किसका निर्माण करते हैं? टिश्यू का। और टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके किसका इस्तेमाल वो मिलता है? और बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम का। यही तो होता है ना जी। और इस सेल में ही तुम्हारे क्या होता है? माइक्रोकॉन्डिया। ठीक है ना? माइक्रोकॉन्डिया होता है, राइबोसोम होता है, फिर फिर उसके बाद से क्रोमोसोम्स होता है। इसी इसी के अंदर होता है ना, गोल्जी काय होता है। यही सब ना होता है जी। सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। इसमें बताओ, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसमें तो बहुत इजी है, ये सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। चलिए, तो अभी टाइम हो गया है, अभी इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको आपको बताना है। ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये होमवर्क भी रहेगा आपका, कल बताना है आपको। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बताना है। और किसने किसने, अभी रुक जाइए, किसने किसने मुझे बताइए कि किसने किसने ईमानदारी से वर्कशीट 1 को सॉल्व किया है? तुम्हारे पे आ रही नहीं? अच्छा रुक जाइए, ठीक है, मैं दोबारा सेंड कर दे रहा हूं। अच्छा ये बताइए, रेहान पहले आंसर देगा। रेहान, तुम्हारा कितना क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया और कितने में डाउट आ रहा है? 10 क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और उसमें से अभी 2-4 क्वेश्चन में तुम्हें डाउट आ रहा है। ठीक है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आर्यन बताओ। तुम्हारे पे नहीं आया? अच्छा अनीश बताओ। 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हो अभी? तीनों सॉल्व हो गया है? अभी 10 बजे, 10 बजे मैं इस मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट फर्स्ट वर्कशीट का आंसर की अपलोड करूंगा। ठीक है। तो एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करिएगा, अदरवाइज अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आएगा और आप करोगे ना, और आपसे सॉल्व हो गया ना, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आप खुद ही महसूस करने लगोगे उस चीज को। ठीक है। और बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने जो सॉल्यूशन करवाया हुआ है आपको, उसको आप दोबारा से एक बार देखिएगा। ठीक है ना? दोबारा से देख लीजिएगा उसको कि सर ने कैसे सॉल्व करवाया था। हाँ, वर्कशीट दोबारा मैं अभी सेंड कर दे रहा हूं। ठीक है ना? बाकी आप उसे कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्लास की जो शेड्यूल है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए। ओके।